करने की जरूरत नहीं है परवाह, क्योंकि एसएसटी को बनाने आ गए हैं हम हवा। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली 1 बाय 1 वीडियो हम सारे सब्जेक्ट्स का डाल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आज भी हम एसएसटी की वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को, इंग्लिश और हिंदी की वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाइए और जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि अब बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। तो अब नहीं तो कब नहीं, कभी नहीं। तो फ्रेंड्स, हम एसएसटी के लिए आज तो हम लेकर आए हैं हिस्ट्री। क्या लेकर आए हैं? हिस्ट्री, जो कि भाई बहुत ही बोरिंग लगता है हर एक स्टूडेंट को। हिस्ट्री, इतिहास के बारे में जानने में जो है सबको बोरिंग लगता है, लेकिन लगना नहीं चाहिए हमें बोरिंग। और वो क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि हम अपने पुरानी चीजों के बारे में जानते हैं, और जब पुरानी चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं रहेगा, नॉलेज ही नहीं रहेगा कि हमारे देश में आखिर हुआ क्या था, कैसे सब कुछ कैसे मैनेज किया गया, कैसे अंग्रेज आए, कैसे चले, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे क्या फायदा ये किताबी ज्ञान रट्टा मारने वाली चीज, क्या फायदा। तो हिस्ट्री तो बहुत जरूरी है भाई, इसमें बोरिंग तो आपको नहीं लगनी चाहिए। देखिए, आपको बोरिंग लगेगा भी नहीं। आज की क्लास इतनी धमाकेदार होने वाली है ना कि आपको किताबी ये नहीं कि आपको ये एनसीईआरटी बुक, ये विद्या पर्यटन कोई भी लेकर, नहीं, ये सब नहीं भाई। आज आपको एक कहानी की मॉडल समझाया जाएगा, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करवाया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका सारा एमसी क्वेश्चन और आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो इसलिए कहानी तो रहेगी कम, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे ज्यादा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको देंगे काम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है हमारा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, जो कि चैप्टर 1 है, हमारे हिस्ट्री का है, क्लास 10th वाले भैया के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा जाना होगा पीछे। अब पीछे क्यों जाना होगा? अरे ऐसे पीछे नहीं जाना है, हमें क्लास 9th में जाना है, कि जब हम पढ़ते थे भाई फ्रांसीसी क्रांति। अब आप कहोगे ये भाई फ्रांसीसी क्रांति सब आप पढ़ा रहे हो, हमें बोर्ड की तैयारी करो, अरे फ्रांसीसी क्रांति पढ़े। अरे जब तक आप ये नहीं समझे इससे इनका रिश्ता है, अगर आप ये ही नहीं समझ पाओगे अच्छे से तो रिश्ता मजबूत कैसे होगा? तो बीच में ही कट जाएगा ना। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा ना। सिर्फ 2 मिनट में ही आपको भी समझा देंगे, सिर्फ 2 से ज्यादा आपको नहीं लगेगा, 2 मिनट में ही आपकी ये खत्म हो जाएगा। देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछ लेता है भाई फ्रांसीसी क्रांति आपका चैप्टर 1 है 9th का, भाई क्रांति मीन्स होता क्या है भैया बताओ? क्रांति मीन्स होता क्या है? तो क्रांति मीन्स मैं बता देना चाहती हूं, होता है भाई बदलाव होता है। अब भाई जब क्या हुआ, इतने शासन करने वाले राजा थे। पहले तो हमारे भैया नेपोलियन बोनापार्ट जी थे, ठीक है, चलो नेपोलियन बोनापार्ट की तो बात छोड़ो, हमारे क्या थे? लुई 16 थे। ये देखो भाई लुई 16 है, जो कि हमारे राज्य में जो है राष्ट्र में हमारे राज्य किया करते थे। लुई 16 थे भाई, वो बहुत ही निरंकुश शासक थे। अब आप कहोगे भाई ये निरंकुश क्या है? ये निरंकुश क्या है? जिसपे किसी का अंकुश ना हो, नियंत्रण ना हो, अपने मन का जो चाहता था वही हमारा ये भाई लुईस करता था। लुईस 16वें इनको हम बोलते हैं, ठीक है। इनका जो मन करता था, लोगों को परेशान करते थे, लोगों को अपने शासन में रखना चाहते थे कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होना चाहिए। काम करवाते थे, उनकी मजदूरी नहीं देते थे, और इतने शुल्क लगा दिए गए थे, खाद्य पदार्थ पे रोक लगा दिया गया था। ये सब हमारे काम भाई लुई 16 भैया का था, क्योंकि ये एक हमारे जो है निरंकुश शासक थे। क्या थे? निरंकुश शासक। अब भाई जनता हमारी हो गई थी बहुत परेशान इनके शासन से, एकदम कि भाई कब तक ऐसा चलता रहेगा कि हम जो है बेरोजगारी करें, कार्य अपने करते रहें, लेकिन हमको कोई पैसे वगैरह ही नहीं मिल रहे, यहाँ तक कि हमें खाने वाली चीजें नहीं सही से मिल रही है। तो उन्होंने क्रांति करने का सोचा। क्या भाई? क्रांति करने का सोचा, मीन्स बदलाव लाने का सोचा। तो उन्होंने बहुत सारी क्रांतियां की, इससे हमारे जो है प्रथम द्वितीय तृतीय स्टेट से मतलब सब कुछ हुआ क्रांतियां जब की यहाँ पे, तब हमारे आए कितने 1789 में हमारी फ्रांस की क्रांति हुई थी, स्टार्ट हो गई थी, और 1915 में जाके खत्म हुई भाई।
कब? 1915 में, वो भी वाटरलू के युद्ध में समाप्त हो गई थी हमारी जो फ्रांसीसी क्रांति थी। तब हमारे नेपोलियन बोनापार्ट भैया आए थे भाई। ये देखो नेपोलियन बोनापार्ट जी आ गए। ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या किए थे भाई? ये जो है मतलब ये भी इनको प्रजातंत्र पे ये विश्वास करते थे। प्रजातंत्र पे इनका विश्वास तो था, लेकिन ये ज्यादा प्रजातंत्र को नहीं मानने वाले थे। अब ज्यादा इसलिए नहीं मानने वाले थे क्योंकि ये जानते थे कि ज्यादा अगर हम प्रजा की बातों का मतलब कार्य सब कुछ करने लगेंगे तो वो हमारे सर पे चढ़ जाएगी और हमारे शासन में ही नहीं रहेगी, तो हमारा राज होना क्या फायदा है इसका। तो इन्होंने ज्यादा स्वतंत्रता नहीं दी थी प्रजा को। चलिए ये सब तो ठीक है। अब बात आती है हमारी सदी की। बात किसकी आती है? सदी की। ये समाप्त हो गया, ये 9th का है, बस आपको थोड़ा सा हम इसका समझा रहे थे। बात करते हैं अब हम सदी की, ठीक है। देखिए ये आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये सब नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सदी में शताब्दी की, सेंचुरी की, ठीक है। अब सदी हमारा भैया हमें कमेंट में ये बताइए कि 2022 कौन सी सदी है? चलिए बता रहे हैं आपकी 2022 जो है ये हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है? तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ये हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है। ये हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है। अब भाई आज के 200-300 साल पहले की बात है, ठीक है, जब हमारे राजतंत्र हुआ करते थे। अब ये राजतंत्र क्या है भाई? राजतंत्र में जो हमारे राजा लोग थे, जो हमारे किंग थे, मतलब उन्हीं की इच्छा अनुसार सब कुछ कार्य किया जाता था। उसमें जनता का कुछ नहीं था। वो जो कहेंगे वही होगा भाई। वो जब कहेंगे क्या होता था? वही होता था। अगर वो कह रहे हैं यहाँ ये कार्य नहीं करना तो ये नहीं होता था। राजा के अंदर सारी शक्तियां रहती थी, ठीक है, वो जनता से कार्य करवाते थे और जनता खुश भी थी, वो कार्य करने में खुश भी थी क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आज हमारा जो चल रहा है ये तो 200-300 साल पहले की बात है भाई। लेकिन अब जो हमारा चल रहा है वो क्या चल रहा है भाई? जनतंत्र चल रहा है भाई। सुनने में ही मजा आ गया भाई। क्या चल रहा है भाई? लोकतंत्र चल रहा है भाई। डेमोक्रेसी चल रहा है हमारा। लोक मतलब लोगों का तंत्र में शासन, जहां पर लोगों का शासन होता है उसको हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं भाई। अब क्या चल रहा? लोकतंत्र कह रहा भाई अगर कोई भी चीज हमारे पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो तुरंत जनता भाई मैसेज पहुंचा देती, ऐसा गलत हो रहा है, ऐसा वो किया जा रहा है, यहाँ पे ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। और अगर ऐसे पहले कर दिया जाता था तो राजा क्या करते थे? लगा भाई कैद खाना रखा है, डाल दो अंदर, क्या दिक्कत है। ये होता था हमारे पहले सदियों में। तो इसलिए इन सबको देखते हुए भाई इसको रफ कर देते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए जो हमारे यूरोप भैया थे, मतलब ये जो देश का शासन, सब कुछ निरंकुश शासन लोगों का देखते हुए, तो इन्होंने उदय किया। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय करने का इनका मन आया भाई। अब भाई आइए इसके टाइटल को समझते हैं। इसके टाइटल को यहाँ पे लिख के समझते हैं। क्या है हमारा? यूरोप में, अब आगे हम अपने सब्जेक्ट पे, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद भाई, राष्ट्रवाद का उदय। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। यूरोप भाई, एक एक का मीन्स देखते हैं। यूरोप क्या है भाई? महाद्वीप है। चलो भाई महाद्वीप है, ठीक है। अनेक द्वीपों के समूह को महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रवाद में क्या होता है? राष्ट्रवाद में एकता की भावना क्या होती है? एकता की भावना। जिसके अंदर एकता की भावना होती है वही तो हमारा राष्ट्रवादी होता है। अब आपके अंदर एकता की भावना नहीं है तो आप राष्ट्रद्रोही को कहलाओगे भाई। तो राष्ट्रवादी में एकता की भावना का उदय मतलब जैसे एक अच्छा कार्य करना। यूरोप में राष्ट्रवाद का एक नया मतलब उदय किया कि कैसे सब कुछ राज्य व्यवस्था रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारे टाइटल का पूरा मतलब मैंने निचोड़ जो था निकाला भाई। अब इसके अतिरिक्त हमें पढ़ना क्या है भाई, और इससे संबंधित क्वेश्चन तो अभी हम करवाएंगे ही भाई, लेकिन पढ़ना क्या है भाई? हमारे एक बहुत बड़े कलाकार जिनका नाम था फ्रेडरिक सरायू,
ये बहुत ही बड़े कलाकार थे। कला भाई, कलाकार मीन जानते हो जो कले को बहुत अच्छे से बनाते हो, और वो उनका नाम क्या था भाई? फ्रेडरिक था। चलो भाई, फ्रेडरिक था, सरायु था। जो कहाँ के थे भाई? ये नाम वाम याद करवा रहे हो, थे कहाँ के ये भाई? ये फ्रांस के थे। अब इन्होंने किया क्या था भाई? इन्होंने किया तो बहुत ही छोटा सा काम था। इन्होंने 4 चित्रों को बनाया था। क्या किया था भाई? 4 चित्रों को बनाया था, और उसमें इन्होंने जो 4 चित्रों को यहाँ पे हमारा दर्शाया गया है, उन्होंने बनाया था गणतंत्र और समानता के लिए इन चित्रों को बनाया था, जिनका नाम क्या था? फ्रेडरिक सरायु थे, जो कि हमारे कलाकार थे। सन 1848 ईस्वी में हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कितने में हुआ था? सन 1848 ईस्वी में। और उसी ईस्वी में इन्होंने लोकतांत्रिक और समानता गणराज्यों से बनने के लिए 4 चित्रों की स्थापना की थी। मैं 4 चित्रों को चित्रित किया था। ठीक है, चलो भाई नीचे से ऊपर की तरफ हम चलते हैं। ये समझ गए भाई फ्रेडरिक सरायु कौन थे भाई? कलाकार थे। कहाँ के थे भाई? फ्रांस के थे कलाकार। ठीक है, इन्होंने चित्र जो है चित्रित किया था गणराज्य और राजतंत्र के लिए। ठीक है, चलो ये तो ठीक हो गया भाई। चलो भाई, इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। अब हम देखते हैं उदारवाद। उदारवाद का मीन्स क्या है भाई? इसको भी समझना बहुत जरूरी है। उदारवाद मीन्स एक भाषा में समझे तो हम क्या भाई? स्वतंत्रता, फ्रीडम। क्या थी? स्वतंत्रता, फ्रीडम, जो कि थी नहीं जनता को। राजा तो भाई कर ले उड़ ले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जनता, ये सब जो जनता दिखाई दे रही है ना, परेशान। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। महिला को स्वतंत्रता देने वाली महिला भाई, महिलाओं, नारीवाद चला था बहुत कि महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं जाना है, घर में बैठो खाना बनाओ, ऐसा चलाए थे हमारे राजतंत्र। लेकिन अब के दिन में कह दे कुछ नहीं होने वाला। आपके दिन में तो महिलाएं ही आगे जा रही हैं। पहले क्या होता था? हमारे जो राजा रहते थे, जो राजा लोग रहते थे, वो महिलाओं को बंदिश में रखते थे। बस खाना बनाओ, बच्चे, उनका देखभाल, ये सब कारोबार जो था, और उनसे कार्य को करवाते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था। और तब इन्होंने नारीवाद को समाप्त करने के लिए हमारी पहली बार क्या आई थी? लुईस ऑटो प्रीशर। लुईस ऑटो प्रीटर्स, ये हमारी आई थी भाई। नारीवाद जो चला था उसको समाप्त कर दी थी, हमारे इसी यूरोप की थी ये लुईस ऑटो प्रीटर्स। ठीक है, एमसी क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल। महिला को स्वतंत्रता इन्होंने दिलवाया था। जो महिलाओं को घर घर कार्य करना पड़ता था, कपड़े धुलने पड़ते थे, झाड़ू पोछा करने पड़ते थे, और बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी, लेकिन इनको कोई भी इससे प्रॉफिट नहीं होता था ना। तो इन्होंने उसको समाप्त करने के लिए लुईस ऑटो प्रीटर्स थी जिन्होंने इसको समाप्त किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑर्नस्ट रेनन ने राष्ट्र की व्याख्या कैसे की? भाई ये ऑर्नस्ट रेनन एक नाम है। इन्होंने राष्ट्र की व्याख्या एक मतलब एकता के चरम बिंदु को राष्ट्र की मतलब एकता ही हमारी राष्ट्रीयता है। और सही भी बताया था भाई, जब तक एकता नहीं रहेगी तब तक राष्ट्रवाद की भावना कहां से आएगी भाई? जब तक एकता नहीं रहेगी, एक रूपता नहीं रहेगी, तब तक हमारे राष्ट्र की भावना नहीं आ सकती है हमारे अंदर। तो इन्होंने यही बताया था भाई, इन्होंने सही बताया था। तो अब आइए हम देखते हैं क्या था कि ये हमारे यूरोप के जो लोग थे, ये बेचारे बहुत सीधे थे। अब भाई सब जगह के तो राजतंत्र हुआ करता था। हमारे राजा जो थे वो शासन किया करते थे हमारे देश पर। जाने कितनी क्रांतियां उनके लिए हुई, जाने कितने अपने देश को आजाद करने के लिए, जैसे हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए जाने कितने नेताओं ने जो है अंग्रेजों से लड़ा। ठीक उसी तरह जो है यूरोप भी अपने मतलब जो इनके निरंकुश शासन का शासक था उनसे जो है क्रांतियां की, उसके बाद उदय किया, अपने मतलब अपने कार्य को फिर अच्छे से सफलतापूर्वक करने लगे। सन 1848 ईस्वी में ये हुआ था। तो फ्रेंड्स बस इतनी छोटी सी कहानी थी। इस पूरे चैप्टर में हमें रटना नहीं है कि क्या पढ़ना था, सीधे सीधे सब घुमा फिरा के ना, ये सब घुमा फिरा के जानते हो कहां पे लाया है? निरंकुश शासन पे घुमा फिरा के यही लेकर आया है कि राजा कौन थे? निरंकुश थे।
लोगों के लिए क्या किए थे? अत्याचार कर रहे थे लोगों पर, बस, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय था, एक रूपता का उदय किया गया था कि अगर हम सब एक हो जाएंगे तो राजा को हम उनके स्थान से हटा सकते हैं। यही तो था ना भाई, यही तो कार्य करना चाहते थे जनता लोग, तो उन्होंने उदय किया, सन 1848 ईस्वी में उदय कर दिया था। ठीक है, तो यही था मेरे पूरे चैप्टर का जो है सारांश। बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई आ गया हो तो थम्स अप भी देते रहो। अब बारी है एमसी क्वेश्चन को करने की, वहां से अभी हम थोड़ी थोड़ी कहानी को समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एमसी क्वेश्चन को अब करते हैं कि हमारा एमसी क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो इसको अब हम करते हैं रफ और चलते हैं एमसी क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम एमसी क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारा एमसी क्वेश्चन? पहला, ऐसी सरकार व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई ऐसी सरकार व्यवस्था बताइए जिस पे मतलब जनता पर कोई जो नियंत्रण करता हो जनता को, उसको क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। भाई राजतंत्र रहता था। फ्रांस का रूपक किसे कहते हैं? भाई ये रूपक क्या होता है? रूपक जैसे समझने के लिए जैसे हम क्या बताते हैं कि हम क्या कहते हैं? भारत माता। भाई सब लोग सुबह जब जाते हैं स्कूल में प्रेयर के दौरान भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। तो भारत माता की जय एक मतलब भारत माता कोई इंसान थोड़ी ना थी। जो ये भारत माता थी ये कोई महिला थोड़ी ना थी भाई, महिला तो थी नहीं, लेकिन इनको जो है हमारे देश के नेताओं ने चित्रित किया था एक महिला के रूप में कि भारत माता। तो ठीक उसी प्रकार ये इसी को रूपक कहा जाता है। मतलब ये हमारे देश की रूपक कौन है? भारत माता है। तो ठीक है, वैसे फ्रांस की रूपक जो थी वो मौर्यान थी, जो कि चित्रित किया था किसने किया था भाई? फ्रेडरिक सारियो ने किया था। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। अब जर्मन का रूपक ठीक उसी प्रकार तो जर्मेनिया है, बिल्कुल सिंपल है। अब मौर्यान और जर्मेनिया कौन थी? मतलब ये जो दोनों, देखिए यही क्वेश्चन था। तो जैसे भारत माता एक महिला थी मैंने यहां बताया, वैसे मौर्यन और जर्मेनिया कौन थी भाई? एक महिला थी जो कि ईसाई धर्म की थी। ठीक है, यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? यूनान हमारा जो देश है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? सन 1832 ईस्वी में बना। ठीक है, डेट बिल्कुल याद रखनी है। यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? सन 1832 ईस्वी में बना। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण भाई मैंने पहले बता दिया, पूरे सारांश में कुछ नहीं है सिवाय निरंकुशवाद के, क्योंकि जो क्रांतियां होती थी इसीलिए होती थी, राजा हमारा क्या था? निरंकुशवाद था। तो निरंकुशवाद भाई। आइए, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एमसी क्वेश्चन। चलिए कुछ और एमसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ और देखते हैं। क्या है हमारे जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला तैयार की? मतलब जो एकीकरण हुआ था, एक साथ रहना जो था, उसकी आधारशिला किसने तैयार की थी? मीन जैसे फ्रांस में हमारा युद्ध हुआ था लुई 16 की वजह से, उसके बाद जर्मनी में जब हमारे एकीकरण मतलब एक साथ रहने की जो शिला थी वो किसने तैयार किया था? बोनापार्ट ने तैयार किया था। किसने किया था? बोनापार्ट ने। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत मतलब आगे कार्य करने वाला किसे कहा जाता है? तो रूसो ने हमारे फ्रांस में मतलब बहुत सारी भूमिकाएं निभाई, बहुत सारे लेखक आए थे, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ठीक है, ऐसे फ्रांसीसी बहुत लोग आए थे। और हम 11 देते, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी भाई? 1789 में हुई थी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था भाई? फ्रांस में हुआ था राष्ट्रवाद पहले यहीं पे। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ भाई? फ्रैंकफर्ट। ये मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो वो फ्रैंकफर्ट है। ठीक है, अब रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? ये बहुत ही डीपली से निकाला गया है। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई भाई? बिस्मार्क ने अपनाई थी। ये भी हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक, क्योंकि हिस्ट्री को अभी धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, एक साथ ही आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ना भाई। न्यू स्टूडेंट जितने भी लोग हो सब लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी करवा रहे हैं, बार बार आप लोगों को बता रहे हैं। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुंचेगी और आप नंबर कैसे गेन कर पाओगे? तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, और लाइक तो बनता ही है भाई, थम्स अप भी देते रहिए, और हमारे चैनल को ना शेयर करिए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।